हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ के तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं। उसी क्रम में हम ये जो यूपी परिषदी बुक को देख रहे हैं, उसमें हमने अपना 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो आज इसी क्रम में हम अपना चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो है वैदिक काल। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट। वैदिक काल कब से कब तक है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। तो इसमें क्या है, पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो प्रारंभिक आर्य थे वो कैसे थे? पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। यानी वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो वैदिक साहित्य से मिलती है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। जो ये वैदिक साहित्य है हमारा, वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी और उनका समाज कैसा था, उनका धर्म कैसा था, उनका कला कैसी थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य का क्या अर्थ होता है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसाद के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद से जो नई संस्कृति का विकास हुआ, वो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति। चलिए देखते हैं आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते थे। वे कबीले में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को क्या करते थे? पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहां चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, वे वहीं बस जाते थे। हमने ऊपर ही देख लिया है कि आर्य कैसे थे? पशुपालक थे। तो वो पशुओं को पालने के लिए जहां उनको चारा पानी मिलेगा, उसी के साथ जाएंगे और वहीं पे बस जाएंगे। इस प्रकार आर्य समूह में आए, नए नए स्थानों पर बसते गए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य कैसे आए थे? तो आर्य समूह में आए थे, इसको याद रखिएगा। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए थे। 1200 से 1000 के आसपास तक सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे क्या हुए थे? ये लोग बस गए थे। आर्य सभ्यता का प्रसार कैसा हुआ? भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है? ये 7 नदियों का प्रदेश है, उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। इसमें लोगों में क्या है? कंफ्यूजन है कि आर्य कहाँ से, बाहर से आए हैं कि यहीं के हैं। ये देखिए, ये समय रेखा है, हर चैप्टर में दिखाया गया है। यहाँ पे इनका समय जो है 15,000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व 600 तक, यहाँ तक का समय है, यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आर्यों का भारत में विस्तार है, मैप दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का प्रदेश। उसमें कौन सी 7 नदियां हैं? सिंधु है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है और सरस्वती है। ब्रह्मावर्त किसे कहते हैं? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप याद रखिएगा। ब्रह्मर्षि मतलब गंगा यमुना का दोआब, यानी गंगा और यमुना के दोआब को हम लोग ब्रह्मर्षि कहते हैं। आर्यावर्त में क्या आ जाएगा? 1 2 3, यानी सप्त सैंधव प्लस ब्रह्मावर्त प्लस ब्रह्मर्षि से लेकर के हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का पूरा क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर, विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणापथ। यहाँ पे देखिए विंध्याचल पर्वत है ना, यहाँ पे ये जो पर्वत है आपका, ये विंध्याचल पर्वत है। ये कुछ लाइन बांट रही है। ऊपर का जो है ये उत्तर भारत हो जाता है, इसी के नीचे दक्षिण भारत हो जाता है। वेद क्या होते हैं? वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ। विद शब्द से क्या बना है? वेद बना है। तो ये कौन से भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं। मतलब ऋग्वेद में क्या है? जो उसमें देवताएं थे, उन देवताओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। उन्हीं प्रार्थनाओं को ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग है। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पे आप लिखते रहिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। और सामवेद में क्या है? भारतीय संस्कृत के सप्त स्वर स रे ग म
का वर्णन है। मतलब जो हमारा भारतीय संगीत है वो कहाँ से निकला है, तो हमारे सामवेद से निकला है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उससे करने की विधियों का वर्णन दिया गया, यानी यज्ञ करने की विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ये देखिए गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो सभी लोग को पता ही होगा। इसका अर्थ क्या होता है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो कालों में विभाजित किया है। हमारी जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं और एक को हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ये जो हमारा ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 तक का टाइम है, 1500 से 1000 तक का टाइम है। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का टाइम है। आर्यों के जन्म, आर्य कबीले में रहते थे, हमने ऊपर ही देख लिया है, कबीले में रहते थे, एक समूह में वो मतलब भारत आए हुए थे। इन कबीले का नाम मुखिया के नाम पर होता था। उन कबीले का नाम किससे रखते थे, मुखियाओं के नाम पे रहते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था, इन कबीलों को ही जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुजुरजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। जैसे भरतजन के नाम पे भारत का नाम ही पड़ा है, ये सब तो हम लोग देखे ही हैं। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी, यानी इन लोगों का स्वामी कौन होगा, तो वो राजा होगा और उसे जन रक्षक कहा गया है राजा को। एक जन में कई विष होते थे, एक जन में कई विष होते थे। जैसे एक जन है, एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को देखिए, इनके मुखिया यहाँ पे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। इसके नीचे ग्राम आता था, यानी कई सारे गांवों को मिला करके विष बनता था और जो ग्राम का हेड होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। अब इन ग्रामों को कुल या गृह में बांट दिया गया था। उत्तर वैदिक कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। इनका जो मुखिया होता था वो कुलप या गृहपति, कुल के मुखिया को कुलप, गृह के गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। जब वो किसी जगह स्थायी रूप में बसने लगे तब वो जनपद में कन्वर्ट हो गया। राजा, वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। हमने ऊपर देख लिया है। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव कौन करता था, सभा द्वारा किया जाता था। तो पूछा जा सकता है कि राजा का चुनाव कौन करता था ऋग्वैदिक काल में, तो सभा करती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में था। यहाँ पे क्या हुआ, जो राजा का पद हुआ वो पूर्ण तरीके से वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। यानी जो राजा है अगर वो कोई निर्णय लेगा तो वो सभा और समिति से पूछ करके ही लेगा। इन्हीं दो के द्वारा वो राजा पे नियंत्रण रखा जाता था। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े, रथ होते थे। यानी क्या है, जो 6-7 लोग अलग से बैठ रहे हैं वो जो अदर लोग हैं उनसे वो ज्यादा योग्य हैं। उनकी योग्यता किस क्षेत्र में है, या तो अनुभव में वो योग्य है, या उनके पास ज्यादा शक्ति है, या फिर वो ज्यादा योगदान कर रहे हैं, या फिर उनके पास अधिक गाय, घोड़े हैं, रथ हैं। इस वजह से प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोगों को विश कहा जाता था। ये सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। आप भी पता लगाइए, आपके गांव में अगर कोई समस्या हो रही है तो हम कैसे सुलझाते हैं। ग्राम लेवल का ग्राम प्रधान होता है और कौन होता है, आप सोचिए, बताइए। हमारे समाज में किन लोगों की सलाह को ज्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, सोचिए। आप भी कोई सलाह होता है तो उसमें किसको महत्व दिया जाता है। राजा का शासन, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। खर्चा चलाने के लिए राजा क्या करता था, जन के लोगों से ही उपहार प्राप्त करता है, क्योंकि वो जन की ही सेवा कर रहा है, उन्हीं की रक्षा कर रहा है, तो उनसे उपहार लेगा। इस उपहार को बलि कहा जाता था। तो क्वेश्चन में अगर राजा की बलि क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो ये राजा के द्वारा लोगों से लिया गया उपहार था। बलि के रूप में राजा अनाज लेता था, घी लेता था, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि चीजें वो प्राप्त करता था।
राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरतों के हिसाब से लोगों में बांट देता था। जो जरूरत लगती थी राजा को अपने पास रखता था, बाकी चीजें लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन में कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। यानी अगर राजा युद्ध करता था तो युद्ध में क्या होता था, जो दूसरा राजा हारता था तो उसकी जितनी भी गाय होती थी, जो उनके रथ होते थे, उनके घोड़े होते थे, उनको बंदी बना लिया जाता था। उनके हथियार जो भी होते थे, उनके आभूषण जो होते थे, जो उनके दास दासियां थी, सारी पे क्या होता था, जीते हुए राजा का कब्जा हो जाता था। और वो उन चीजों को क्या करता था, एक तो बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी चीजों को ब्राह्मणों में बांट रहा, राजन्यों में बांट देता था। कुछ गाय, भेड़े, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। जो जीता हुआ राजा होता था वो ज्यादा ताकतवर बन जाता था। धर्म एवं यज्ञ क्या था? आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। पहले वो क्या करते थे, स्तुति पाठ करते थे, फिर बाद में वो यज्ञ करने लगे। यज्ञ का वर्णन कहाँ पे किया गया है बताइए? यज्ञ का वर्णन भी हमने आपको ऊपर बताया, बताइए यज्ञ का वर्णन कहाँ पे किया गया है? यज्ञ का कार्य जो संपन्न करवाता था उसे पुरोहित कहा जाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, यानी यज्ञ कैसा होता था, सामूहिक होता था, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो यज्ञ होता था ऋग्वैदिक काल में, वहां पे पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी यज्ञ में भाग लेती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों में सबसे प्रिय देवता थे, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र जो थे वो आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। उन्हें युद्ध में विजय दिलाने वाला देवता भी कहा जाता है, जिन्हें पुरंदर वगैरह भी कहा गया है, तो ये इंद्र थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वसर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे, मतलब आहुति देते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। जिन मंत्रों का वो उच्चारण करते थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो संस्कृत भाषा में। यानी जो वेद है हमारा वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। यानी अगर हमें आर्यों के बारे में जानना है तो हमें क्या होगा, ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा, ऋग्वेद से ही जानकारी मिलेगी। चलिए उस समय देखते हैं समाज कैसा था, वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था, यानी परिवार क्या था, आधार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट है ये, कुलप या गृहपति किससे संबंधित है, ये परिवार का मुखिया जो पुरुष होता था उसे ही कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन, यानी 3 में थे। तो राजा होता था, एक पुरोहित होता था और तीसरा एक अन्य जन होता था। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। किस पे आधारित था, व्यवसाय पे आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहाँ पे क्या है, 3 ही विभाजन हुआ है, 3 ही वर्ण का, और ये व्यवसाय के आधार पर इनका विभाजन हुआ है, लेकिन ये विभाजन कठोर नहीं है। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, और जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे उन्हें हम वैश्य कहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो पुरोहित वगैरह पूजा करवा रहे हैं उन्हें हम ब्राह्मण कह दिए, जो युद्ध लड़ रहा है उसे क्षत्रिय कह दिए, और जो व्यापार वगैरह करते थे उनको हम वैश्य कह दिए। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिनमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए हैं। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन करिएगा, आज कैसा है, आज भी तो हम उसी तरीके से बांट रहे हैं ना, कि रुचि के आधार पे ना बांट करके क्या हो गया, वंश के आधार पे, यानी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ये भी हम ऋग्वैदिक बात की कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को क्या था, उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम कुछ याद रखिएगा, लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। ये कैसी थी, ये उस टाइम की विद्वान महिलाएं थी जो पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त की थी। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने थे, यानी अभी हमने देखा ना हड़प्पा में घर कैसे बने हुए थे, सोच के बताइए हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे बने थे, और यहाँ पे जो आर्यों के घर है वो किस चीज से बने हैं, कंपैरिजन करिए आप। आर्य दूध तथा उनसे बने पदार्थ, दधी जिसे दही कहा जाता था, नवनीत यानी मक्खन, घृत यानी घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यव यानी जौ को वो लोग यव कहते थे, इंपॉर्टेंट है। गोधूम यानी गेहूं, ब्रीही मतलब चावल का प्रयोग करते थे।
ये आप नाम याद रखिए, कभी एग्जाम में वो मैचिंग करने के लिए दे देता है। आश्रम व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था में हम जीवन को आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य की। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, यानी ब्रह्मचर्य में बच्चा कहाँ पे रहेगा? आश्रम में रहकर के शिक्षा प्राप्त करेगा। दूसरी जो अवस्था थी वो गृहस्थ की थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब वो अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेगा। तीसरी और चौथी अवस्था क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा क्या थी इनकी? यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। देखिए, सारे आर्य क्या थे? एक ही नस्ल के नहीं थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा यानी संस्कृत को बोलते थे। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो संस्कृत है वो कौन से परिवार की भाषा है? तो ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है जो आर्य बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान, भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। जैसे बोलकर देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। यानी संस्कृत में हम पितृ कहेंगे, मातृ कहेंगे, फारसी में उसको पिदर कहेंगे, मादर कहेंगे, और लैटिन में उसको हम पातर कहेंगे, मातर कहेंगे, और अंग्रेजी में फादर एंड मदर कहेंगे। चलिए शिक्षा देखते हैं, उस समय शिक्षा कैसी थी। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ साथ वो क्या पढ़ते थे? गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन, प्रारंभ में आर्य कैसे थे? पशुपालक थे, हमने ऊपर ही देख लिया है। गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि के प्रतीक थे, यानी जिसके पास ज्यादा गाय बैल है वो बहुत ज्यादा धनवान है। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना गया है, यानी पवित्र पशु कौन है? तो गाय को माना गया है। वेदों में से अधन्या, याद रखिएगा, अधन्या कहा गया है। पड़ियों यानी आसपास के किसान को पड़ी कहा जाता था, याद रखिएगा, किसान को पड़ी कहा जाता था। पड़ियों द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे, यानी पड़ियों को आर्य क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। और ये जब उनकी गायों को चुरा लेते थे तो इसी पे उनका युद्ध प्रारंभ हो जाता था। खेती का महत्व कैसा था? उस टाइम पे खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, हल का प्रयोग होता था ऋग्वैदिक समाज में, तो हाँ वो करते थे। वे जौ के साथ साथ गेहूं, धान, दाल आदि चीजें उगाते थे। शिल्प कैसा था उस टाइम का? आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म आदि का वो प्रयोग करते थे। धातु को अयस कहा जाता था उस समय। धातु को क्या कहते थे? अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा, कांसा इत्यादि का ज्ञान था। यानी ऋग्वैदिक काल लोग किन धातुओं से संबंधित थे, उन्हें किस धातु के बारे में जानकारी थी? तो वो तांबे के बारे में जानकारी थी और उनको कांसे के बारे में जानकारी थी। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बताया है, पीछे हमने देखा ना ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटे हैं। तो जो लोहे का ज्ञान हमें हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। चलिए अब देखते हैं उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति थी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से परिचित थे, यानी जो आर्य लोग थे उनको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सारी नक्षत्रों के बारे में ज्ञान था, उनकी गतियों के बारे में ज्ञान था, और वो जो ज्यामितीय आकृतियां होती थी उससे भी वो परिचित थे। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। ये ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल में जीवन कैसा था? जीवन गतिशील था। उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया, यानी यहाँ पे लोग घर बना करके वो रहने लगे, एक जगह रहने लगे। यहाँ पे भी उनका जीवन कैसा है? गतिशील, यानी पशु को जहां जहां चारा पानी मिल रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो जीवन गतिशील हो गया। यहाँ पे राजा का पद अनुवांशगत नहीं था, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो राजा का पद है ये वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थित हो गई। ऊपर बताया ना वर्ण व्यवस्था, कितने प्रकार के वर्ण थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। और क्या थी अंतर बताइए सोच करके? महिलाओं के बारे में था। यहाँ पे महिलाओं को पुरुषों के समानता दी गई, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया। यहाँ पे आते आते वो चीजें खत्म हो जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलिए महाकाव्य की रचना देख लेते हैं। महाकाव्य, हमारे 2 महाकाव्य है ना, रामायण और महाभारत।
रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण की रचना किसने किया, इंपॉर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला मनाते हैं ना, तो इन्हीं के जीवन पर आधारित है। महाभारत की रचना किसने किया है, जिनकी रचना वेद व्यास ने किया है। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडु की कथा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है इसमें। और भी कुछ जान लीजिए। जो लोहे की खोज है हमने ऊपर देख लिया, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, यानी वैदिक काल यानी हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक की लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था। क्या, ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था और अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। वैदिक काल में ये चीजें बड़ी उपलब्धि थी। इसके पहले चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन अब यहाँ पे लिपि जो है वो अक्षरों में आ रही है। अक्षरों के साथ साथ शब्द बन रहे हैं और वाक्य बनने लगे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी वेद कितने थे, 4 थे, तो उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था, यानी वेदों की इनकी जो रचना हुई थी ब्राह्मण की, वो यज्ञ के जो क्रियाकलाप थे उनको समझने के लिए किया गया था। उपनिषद क्या थे, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इनकी कितनी संख्या, इनकी 108 संख्या है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूपीएससी, पीसीएस ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अगर पीछे ही हमने इसको देख लिया। अधन्या मतलब जिसका वध न किया जाए, जिससे गाय को हम लोग बोलते थे ना, आर्य लोग गाय को ही अधन्या कहते थे। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, जहाँ पे भी जैसे गंगा यमुना का दोआब है जहाँ पे आर्य आकर के बस रहे हैं, तो जो बीच का क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ होता है, प्रोडक्टिव होता है। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र को ही प्राप्त होने वाला अधिकार, उसी को वंशानुगत, जैसे भी हमने देखा ना ऋग्वैदिक काल में जो है राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जो पद है राजा का वो वंशानुगत हो जाता है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।